हो के मायूस न यूं शाम सा ढलते रहिए, ज़िंदगी भोर है सूरज सा निकलते रहिए। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक स्टूडेंट किस तरीके से आत्महत्या कर लेता है और वो इस कदम को उठाने के लिए क्यों मजबूर हो रहा है, उसके पीछे की वजह क्या है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कोचिंग सेंटर को रेगुलेट करने के लिए एजुकेशन मिनिस्ट्री ने कुछ गाइडलाइन भी जारी किए हैं। कोई भी स्टूडेंट अगर ऐसे कदम उठाने पर मजबूर हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा निराश और हताश था और बहुत ही ज़्यादा साइकोलॉजिकल प्रेशर में था, मानसिक दबाव में था। एक स्टूडेंट को आत्महत्या की तरफ ले जाने के बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन उनमें से एक कारण कोचिंग सेंटर की तरफ से भ्रामक वादे, अनावश्यक दबाव और मनचाही फीस वगैरह भी हो सकती है। तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से कोचिंग सेंटर को रेगुलेट करने के लिए कुछ गाइडलाइन जारी की गई हैं। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं गाइडलाइन की बात करने वाले हैं, जिसका शीर्षक है गाइडलाइन फॉर रेगुलेशन ऑफ कोचिंग सेंटर। कोचिंग सेंटर के पंजीकरण एवं विनियमन हेतु दिशा निर्देश 2024, जिसका उद्देश्य है किसी भी अध्ययन कार्यक्रम, प्रतियोगी परीक्षा एवं शैक्षणिक सहायता के लिए छात्रों को बेहतर मार्गदर्शन एवं सहायता प्रदान करने के लिए दिया जाने वाला दिशा निर्देश, ताकि कोई भी स्टूडेंट इतना दबाव न महसूस करे कि वो आत्महत्या की तरफ अपने कदम को आगे बढ़ाए। तो इस वीडियो में हम गाइडलाइन फॉर रेगुलेशन के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर बात करने वाले हैं कि इसका शीर्षक क्या है, जैसे आपको मैंने बता ही दिया, इसका उद्देश्य भी आपको मैंने बता दिया और इसके क्या मुख्य बिंदु हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप एजुकेशन मिनिस्ट्री की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा कर के इस गाइडलाइन को विस्तार से पढ़ सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश आपको दोनों भाषाओं में वहाँ पर ये गाइडलाइन मिल जाएगी। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात आपको मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि इंटरनेट पर सही चीज़ें भी आपको मिलती हैं और गलत चीज़ें भी आपको मिलती हैं। जैसे अगर आप इस गाइडलाइन को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको इसको कहाँ से पढ़नी है। इस गाइडलाइन को अगर आपको पढ़ना है तो आप एजुकेशन मिनिस्ट्री की ऑफिशियल साइट पर जाइए। लेकिन अगर इसी गाइडलाइन को अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर ना जा कर के कहीं और से अगर आप उठाते हैं तो हो सकता है आपको पूरे तरीके पर सही जानकारी ना मिल पाए। तो अब हम इस गाइडलाइन के रेगुलेशन में क्या महत्वपूर्ण बातें दी गई हैं उसके बारे में जानते हैं एक एक करके। इस गाइडलाइन में कहा गया है कि अगर आपके पास 50 स्टूडेंट से ज़्यादा हैं तो वो एक कोचिंग के तौर पर देखा जाएगा और उसके लिए आपको पर स्टूडेंट के हिसाब से 1 स्क्वायर फीट एरिया का स्थान होना चाहिए, वेंटिलेशन होना चाहिए, 16 साल से कम उम्र के बच्चों का आप एडमिशन नहीं कर सकते हैं, भ्रामक वादे आप नहीं कर सकते हैं, सिलेक्शन की गारंटी आप नहीं दे सकते हैं, कोचिंग के प्रचार प्रसार के लिए आप भ्रामक और लुभावने वादे नहीं कर सकते हैं, फीस मनचाही आप नहीं ले सकते हैं, कोचिंग का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। कोचिंग की अगर कई सारी शाखाएं हैं तो हर एक शाखा का अलग अलग पंजीकरण होगा। कोचिंग का पंजीकरण जिस स्थान पर कराया है कोचिंग वहीं पर चला सकते हैं, उसके अलावा दूसरी जगह पर आपको परमिशन नहीं है। अगर आप चेंज करते हैं तो वहाँ के लिए आपको पंजीकरण कराना होगा। कोई भी कोचिंग सेंटर हो उसके लिए एक ऑफिशियल वेबसाइट होनी चाहिए, उसमें फ़ीस और जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं पाठ्यक्रम वगैरह की वो सारी चीज़ें डिटेल में होनी चाहिए और उसकी वेबसाइट पर मिल जानी चाहिए। तथा जहाँ पर कोचिंग सेंटर है वहाँ पर कहीं पर एक बोर्ड लगा होना चाहिए
जिस पर लिखा होगा कि फ़ीस क्या है, पाठ्यक्रम क्या है, उसकी अवधि क्या है। अगर कोई भी स्टूडेंट बीच में अगर छोड़ करके कोचिंग को जाता है, उसका बचा हुआ पैसा जो उसने फ़ीस का जमा किया था उसको रिटर्न करना होगा। कोचिंग सेंटर पर पीने के पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। फीमेल और मेल स्टूडेंट के लिए अलग अलग टॉयलेट होना चाहिए। आपकी कोचिंग में लाइट की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। कोचिंग सेंटर की विजिट भी अधिकारी के माध्यम से अब की जाएगी। अब कोचिंग सेंटर वाले अनावश्यक दबाव स्टूडेंट पर नहीं डाल पाएंगे। स्टूडेंट की मानसिक सुरक्षा का पूरा ख्याल रखना होगा। कोचिंग में पढ़ाने के लिए जिसको भी रखा जाएगा वो कम से कम ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। फर्स्ट एड किट की व्यवस्था होनी चाहिए। हेल्पलाइन नंबर होना चाहिए। मेडिकल स्टाफ होना चाहिए। फायर एक्सटिंग्विशर आग बुझाने वाला संयंत्र भी रखना होगा। स्कूल की टाइमिंग से कोचिंग का टाइम टकराना नहीं चाहिए। क्लास के बीच में ब्रेक होना चाहिए। स्टूडेंट पर कम से कम दबाव दिया जाना चाहिए। हफ्ते में एक दिन कम से कम कोचिंग की छुट्टी होनी चाहिए। जिस दिन साप्ताहिक अवकाश दिया जा रहा है उसके अगले दिन कोई भी एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए। कोचिंग न लगातार लंबे समय तक चलनी चाहिए, न ही रात में देर से स्टूडेंट को छोड़ना चाहिए, न ही बहुत ही ज़्यादा सुबह स्टूडेंट को कोचिंग में बुलाना चाहिए। मानसिक तनाव को कम करने के लिए स्टूडेंट को जागरूक करना चाहिए। परामर्शदाता और मनोवैज्ञानिक सहायता भी स्टूडेंट को देनी चाहिए। मेडिकल और इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए अन्य वैकल्पिक स्रोत भी पता होने चाहिए कि अगर वो मेडिकल में डॉक्टर या इंजीनियरिंग में इंजीनियर नहीं बन पाए तो उसके अलावा उनके पास कौन से ऑप्शन हो सकते हैं जिसकी वजह से उनका तनाव कम होगा। इसी तरीके से जो जिस बड़े लेवल की तैयारी कर रहा है उसके लिए और भी ऑप्शन बताने चाहिए ताकि वो तनाव मुक्त रहे कि अगर ये ना सही तो ये सही। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको जो मुख्य बातें थी वो बताने की कोशिश की। बाकी आप डिटेल में एजुकेशन मिनिस्ट्री की ऑफिशियल साइट पर जा कर के इस गाइडलाइन को जो कि कोचिंग सेंटर को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया है आप पढ़ सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए शुक्रिया।